भूपरीक्षण। क्या बोलते हैं? भूपरीक्षण। क्या होता, क्यों करते हैं, कितने प्रकार के इंप्लीमेंट्स होते हैं या कितने टाइप के टिलेज होते हैं, भूपरीक्षण बोले या फिर आप टिलेज बोले, क्या रहेगा? इसमें थोड़ा सा जोर लगा तो इसके साथ क्या बोलो? टिलेज बोलो। अपन इसके बारे में देखते हैं कि टिलेज होता क्या, क्योंकि अपने जब वीड मैनेजमेंट पढ़ा था, खरपतवार नियंत्रण जब देखा था, उसके अंदर एक वर्ड टिलेज है ना, जुताई करना, उस तरह का जो इसको याद क्या करते हैं अच्छे से पकड़ स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं किस भाषा का शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं शब्द, ठीक है? तो किस भाषा का शब्द है? एंग्लो एंग्लो सैक्सन भाषा का ये शब्द है। एंग्लो सैक्सन भाषा की और टीलियन का अर्थ आप लोगों को तो क्या होगा? बीज की बुआई हेतु, बीज की बुआई हेतु मृदा की तैयारी, मृदा की तैयारी, यही चीज होती है मृदा की तैयारी करना। बीज की बुआई हेतु मृदा की तैयारी करना क्या कहलाता है? टीलियन का अर्थ है, ठीक है? और टीलियन जो है, टीलियन से बना है टिलेज। टिलियन से क्या बना है? टिलेज। इट मींस अपन टिलेज को भी इसी से रिगार्ड करते हैं, टिलेज को भी अपन इसी से रिगार्ड करते हैं। टिलेज के बारे में क्या बोलते हैं अपन कि फसल उत्पादन हेतु यांत्रिक क्रियाओं द्वारा मृदा की तैयारी। भाई फसल उत्पादन हेतु यांत्रिक क्रियाओं से, फसल उत्पादन हेतु यांत्रिक क्रियाओं से क्या करते हैं? मृदा की तैयारी करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? टिलेज बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? बीज की बुआई हेतु मृदा की तैयारी करना, जिसका अभिप्राय है टिलियन का। किसका? टिलियन का। और टिलियन किस भाषा भाषा का शब्द है? और टिलियन से क्या बना है? टिलेज बना है। जब देखो सबसे पहले टिलियन के नाम से जानते थे, सबसे पहले किस नाम से जानते थे? टिलियन के नाम से जानते थे। लेकिन जेथ्रो टूल जैसे ही आई, जेथ्रो टूल, जेथ्रो टूल, और जेथ्रो टूल ने क्या बोल दिया? इसको टिलेज बोला। क्या बोला? टिलेज। तो यहाँ हिंदी शब्द का तो अपना कोई काम पड़ा ही नहीं अभी तक, हिंदी शब्द से तो अपना कोई काम पड़ा ही नहीं। पढ़ा क्या? सीधा सा टिलेज। टिलेज एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है, जो किससे बना है? टिलियन का बना है। टिलियन का अर्थ क्या होता है? टिलियन का अर्थ क्या होता है? बीज की बुआई हेतु मृदा की तैयारी करना, मृदा की तैयारी करना क्या कहलाता है? बीज किलो वगैरह बीज फल वगैरह अपन प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? एक यंत्र। यानी किसी भी यंत्र के द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है
से यांत्रिक क्रिया बोलते हैं। और खेत के अंदर कौन कौन सी क्रिया अपन यंत्र भी होते हैं, कई चीजों में फसल उत्पादन को यांत्रिक क्रियाओं द्वारा तो मृदा की तैयारी फसल उत्पादन हेतु यांत्रिक क्रियाओं द्वारा मृदा की तैयारी करना। अब मृदा की तैयारी उत्पादन हेतु एक अच्छी क्यारी का निर्माण कर, एक क्यारी उद्देश्य क्या है? मृदा में वायु संचार बढ़ाना। लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और बिल्कुल बिखर जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, वायु संचार बढ़ जाता है और वायु संचार बढ़ने की वजह से पौधे की जो जड़ें होती है वो आसानी से फैलती रहती है, ठीक है, और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कारक है वो क्या है? कीट रोग व खरपतवार नियंत्रण में सहायक। खरपतवार नियंत्रण में सहायक। जाहिर सी बात है, अपन ने एक्सप्लेन किया था कि कीटों तथा रोगों के जो स्पोर्स वगैरह होते हैं या फिर कीटों के अंडे वगैरह होते हैं वो मोस्टली सोइल में रहते हैं। रोगों के जो स्पोर्स वगैरह रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? सोइल में रहते हैं। और खरपतवार खुद सोइल में उगते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि गर्मियों की गहरी जुताई वगैरह जब करते हैं तो गर्मियों की गहरी जुताई में जो कीटों के अंडे वगैरह जो सोइल के अंदर पड़े वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? जमीन के बाहर आ जाते हैं। और जमीन के बाहर आते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से सेम जो रोगों के स्पोर्स वगैरह होते हैं, यानी इनके जो बीजाणु वगैरह होते हैं, बीजाणु या जीवाणु वगैरह जो जमीन के अंदर रहते हैं वो भी क्या होते हैं? जमीन से बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप खेत की जुताई करते हैं पीछे बगुले आ जाते हैं और बगले कुछ लट्टे वगैरह चुगते रहते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे काफी बगुले वगैरह अंडे वगैरह चुग जाते हैं, ये बीज समझकर अंडे चुग जाते हैं और जैसे ही उनके मुंह में जाते हैं अंडे वगैरह फूट जाते हैं, ठीक है, कच्ची अवस्था में फूट जाते हैं तो वो कीट बन नहीं पाता। और काफी बार लट्टे वगैरह या छोटे मोटे कीड़े जो जमीन के अंदर रहते हैं उनको बगुले वगैरह या गुरगल वगैरह जो चिड़िया आती है ना, मैना जिसे आप बोलते हो, गुरगल, चिड़िया उड, मैना जो आती है ना वो रेड कलर में थोड़ी सी पीली पीली चोंच होती है, वो क्या करती है जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं उनको चुग लेती है। तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखे तो अपना क्या हो रहा है? इंसेक्ट कंट्रोल भी हो रहा है। खरपतवार नियंत्रण में क्या करेंगे? जैसे अपन खेत की जुताई करेंगे तो खरपतवार सारा का सारा किसमें मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है या मृदा में मिल जाता है, जिससे वो अंदर डिकम्पोस्ट होकर क्या करता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देता है। तो उर्वरक क्षमता, मृदा में जो फर्टिलिटी होती है यानी उर्वरकता होती है उसको भी बढ़ाता है। तो ये क्या है? आप लोगों का मेन उद्देश्य है। किसके मेन उद्देश्य है? टिलेज के। टिलेज की क्या है? मुख्य उद्देश्य।
उद्देश्य, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे टिलेज के उद्देश्य होते हैं। फिर अपन देखेंगे टिलेज कितने प्रकार का होता है। तो टिलेज आप लोगों को 2 प्रकार का देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का आप लोगों को टिलेज देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है उसके ऊपर अपन अभी चर्चा कर लेते हैं। भाई प्रकार, टिलेज के प्रकार, टिलेज के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली जब आप पढ़ते हैं तो 2 प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि टिलेज के 2 प्रकार होते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि टिलेज के 2 प्रकार होते हैं। आप डायरेक्ट बोल देते प्राथमिक भू परीक्षण, द्वितीयक भू परीक्षण, यही 2 ही बोल देते। लेकिन टिलेज होता 2 प्रकार का, लेकिन प्राथमिक द्वितीयक ये मेन नहीं है। मेन क्या है? एक तो होता है इंटेंसिव, पहला कौन सा होता है? इंटेंसिव, इंटेंसिव। और इंटेंसिव को आप क्या बोल सकते हैं? सघन भू परीक्षण, सघन, ठीक है, सघन, ठीक है, सघन भू परीक्षण। और सेकंड जो प्रकार होता है इसका क्या होता है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव यानी संरक्षित, ठीक है, संरक्षित भू परीक्षण। और संरक्षित का मतलब क्या होता है? बचाना। संरक्षित का मतलब क्या होता है? बचाना। कहते हैं ना एनिमल संरक्षण, भाई पशुओं का संरक्षण करो, पानी का संरक्षण करो, ठीक है, यानी आप लोग पानी को बचाओ, ठीक है, पशुओं को बचाओ। काफी बार आप लोगों ने काफी बार ऐसे सुना होगा, काफी सारे ऐसे पौधा होता है जैसे लाल चंदन, अभी विलुप्त होने की कगार पे है। लाल चंदन जो सोने से भी ज्यादा महंगा बिकता है, लाल चंदन आज विलुप्त होने की कगार पे है। तभी जगह जगह एक तरह का नारा चलता है कि लाल चंदन को संरक्षित करें, लाल चंदन को संरक्षित करें, यानी भूमि को संरक्षित करें, भूमि को संरक्षित करें। यानी इसका मतलब क्या है? भूमि जो आपकी प्रदूषण की वजह से खराब हो रही है, आप उसको बचाइए, प्रदूषण से बचाइए। लाल चंदन के पौधे ग्रो कीजिए और आप उसको उगाइए, ताकि लाल चंदन की जो स्पीसीज, जाति जो नष्ट होने की कगार पे है, उसे आप बचा सकते हैं। यानी संरक्षण का मतलब क्या होता है? उसको बचाना, उसकी हानि होने से या फिर उसको खत्म होने से आप लोग बचा सकते हैं। अब भाई आप बोलोगे सर भूमि संरक्षण, तो भूमि कहाँ खत्म हो रही है? भूमि खत्म हो ही रही है इनडायरेक्टली। आप अनलिमिटेड प्रकार के केमिकल्स आप भूमि के अंदर डाल रहे हैं। भूमि के अंदर जितने भी लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, ठीक है। अब जब लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व मर रहे हैं, भूमि बंजर हो रही है, ठीक है, उसमें फसल उत्पादन नहीं हो रहा, तो अपनी भूमि क्या हो रही है? खराबी हो रही है। तो खराब होने से बचाना, खराब होने से बचाना, यानी वो क्या है? संरक्षण है। क्या है? संरक्षण है। तो इसमें अपन दोनों तरह के प्रकार देखते हैं। अब इसमें देखो, जो आप इंटेंसिव प्रकार देखते हो, इसके अंदर क्या होता है कि भूमि में बार बार जुताई की जाती है, भूमि में बार बार जुताई की जाती है। और संरक्षित में क्या है? भूमि में कम से कम जुताई की जाती है, भूमि में कम से कम जुताई की जाती है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? सघन को पढ़ते हैं, उसके बाद अपन संरक्षित के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन सघन भू परीक्षण के ऊपर अपन यहीं से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो पहला जो अपना प्रकार है, पहला अपना प्रकार कौन सा है? इंटेंसिव, इंटेंसिव टिलेज, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सघन भू परीक्षण, ठीक है। इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। भाई सघन भू परीक्षण का मतलब क्या होता है? देखो, सघन भू परीक्षण का मतलब क्या लिखोगे? मृदा में, मृदा में, मृदा में बार बार, बार बार व गहरी जुताई करना, गहरी जुताई करना, जुताई करना, ताकि मृदा में 15% से कम, 15% से कम पादप अवशेष शेष रहे, पादप अवशेष, अवशेष शेष रहे। यानी आप लोगों को सघन में क्या है? सघन का मतलब क्या होता है? पास पास। सघन का मतलब क्या होता है? पास पास। यानी आप लोगों को खेत के अंदर बार बार जुताई करनी है, खेत के अंदर बार बार जुताई करनी है। और बार बार करने के साथ साथ आप लोगों को गहरी जुताई भी करनी है। भाई सघन का मतलब क्या होता है? खेत के अंदर बार बार वे गहरी जुताई करना,
खेत के अंदर बार बार वे गहरी जुताई करना, जिसके अंदर आप लोगों को खेत में सिर्फ 15% या इससे भी कम पादप बचे, 15% या इससे भी कम पादप बचे, वो किसके अंदर आता है? सघन भू परीक्षण के अंदर आता है। किसमें आता है? सघन भू परीक्षण के अंदर, यानी आप लोग इसे इंटेंसिव टिलेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिव टिलेज। इंटेंसिव टिलेज का मतलब क्या है? मृदा के अंदर बार बार वे गहरी जुताई करना, मृदा के अंदर बार बार वे गहरी जुताई करना, जिससे मृदा में 15% से कम पादप अवशेष शेष रहे, जिससे मृदा में 15% से कम पादप अवशेष शेष रहे। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भू परीक्षण की किस क्रियाविधि में, भू परीक्षण की किस क्रियाविधि में मृदा के अंदर या खेत के अंदर 15% से कम पादप अवशेष शेष रहते हैं? किसमें रहते हैं? सघन में। किसमें रहते हैं? सघन में। सघन में आप लोग बार बार भू परीक्षण करते हैं, जिससे क्या होते हैं? पौधे ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। पौधे क्या होते हैं? ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि 15% से कम पादप अवशेष शेष रहे, उसे अपन क्या बोलते हैं? सघन भू परीक्षण बोलते हैं। क्लियर सघन भू परीक्षण के बारे में? भाई सघन भू परीक्षण क्या होता है? सघन भू परीक्षण क्या होता है? मृदा में बार बार वह गहरी जुताई करना, मृदा में बार बार वे गहरी जुताई करना, जिससे मृदा में 15% से कम पादप अवशेष शेष रहे, जिसे आप क्या बोलते हैं? सघन भू परीक्षण बोलते हैं। अब सघन भू परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आपका छूट जाए मैं लिखवा दूंगा, एक बार एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपन नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका जो भी छूट रहा है वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रकार किसके प्रकार? सघन भू परीक्षण के प्रकार देखते हैं। इंटेंसिव टिलेज जो है, इंटेंसिव टिलेज के 2 प्रकार देख रहे हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। तो इंटेंसिव टिलेज एक तो होता है प्राथमिक भू परीक्षण, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक ठीक है, भू परीक्षण। अब दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, इसी को अपन इसी तरह से समझ लेते हैं ताकि अपना समझने की जो काम है वो आसानी से हो जाए। देखो, प्राथमिक भू परीक्षण कब करते हैं? फसल की बुआई से पूर्व। कब करते हैं? फसल की बुआई से पूर्व। फसल की बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व मृदा में की जाने वाली यांत्रिक क्रिया, मृदा में की जाने वाली मृदा में की जाने वाली यांत्रिक क्रिया, ठीक है। मृदा में फसल की बुआई से पूर्व जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं, फसल की बुआई से पहले अपन मृदा के साथ जो भी कारनामा करते हैं या जो भी क्रियाकलाप करते हैं, फसल की बुआई से पहले मृदा में जो भी क्रियाएं करते हैं वो किसमें आता है? प्राथमिक टिलेज यानी प्राइमरी टिलेज के अंदर अपन उसे काउंट करते हैं, प्राथमिक भू परीक्षण के अंदर अपन उसे रखते हैं। अब मृदा की फसल की बुआई से पहले आप मृदा के अंदर क्या क्या करते हैं? जैसे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं या फिर पाटा वगैरह लगाते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है। हालांकि पाटा अपन बुआई के टाइम पे भी लगाते हैं। जब आप बुआई करते हो तो नमी बचाने के लिए क्या करते हैं? जैसे सीड ड्रिल जो चलता है उसके साथ साथ अपन पाटा भी दे देते हैं, उसके साथ साथ एक लकड़ी का पाटा वगैरह आता है वो भी लगा देते हैं। वो क्या करता है? बीजों को अच्छे से ढक देता है, नमी अच्छी रहती है और नमी अच्छी रहने की वजह से आपके बीज अच्छे अंकुरित हो जाते हैं। ये मोस्टली चना वगैरह में करते हैं। तो अपन मुख्य क्रिया कौन सी होती है? जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया कौन सी है? एग्जाम्पल, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, अब मैं यहां देखो ग्रीष्मकालीन जुताई भी लिख सकता था, लेकिन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई लिखना इतना लंबा सेंटेंस क्यों बनाया? क्योंकि गर्मियों के दिनों में अपन मोस्टली क्या करते हैं? गहरी जुताई करते हैं। गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं? गहरी जुताई करते हैं। और अपन ने सघन भू परीक्षण में क्या देखा कि बार बार वे गहरी जुताई करना, बार बार वे गहरी जुताई करना। इसलिए मेन पर्पज क्या है कि ग्रीष्मकालीन अपन गहरी जुताई करते हैं। क्यों करते हैं? कि जैसे ही आप लोगों के रबी की फसल कटी और रबी की फसल के बाद जो खेत में अवशेष बचे उसी में अपन क्या करते हैं? जुताई कर देते हैं, ठीक है। अब आपकी ग्रीष्मकालीन यानी रबी और जो खरीफ की सीजन है उसके बीच में क्या आ रही? ग्रीष्मकालीन आ रही है, ठीक है।
जब जैसे ही ग्रीष्मकालीन खत्म होगी फिर क्या स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अपन बारिश से पहले और विंटर सीजन यानी आप लोगों की जो खरीफ के रबी की जो ऋतु है, रबी की ऋतु खत्म होने के बाद तथा खरीफ की ऋतु स्टार्ट होने से पहले अपन एक गहरी जुताई करते हैं मृदा में। क्योंकि अपन राजस्थान या फिर भारत के अंदर मोस्टली क्या किया जाता है, तीनों ऋतु खेतों में नहीं उगाई जाती, ऐसे नहीं कि आप रबी भी उगा रहे हो, जायद भी उगा रहे हो और खरीफ भी उगा रहे हो, तीनों ऋतुएं नहीं उगाते। एक जो वैज्ञानिक होता है वो कहता है कि एक ऋतु आप लोगों को साल में खाली छोड़ना चाहिए, एक ऋतु में खेत आपको खाली छोड़ना चाहिए। इसीलिए अपन मोस्टली क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन जो समय होता है उसको अपन खेत को खाली छोड़ देते हैं, और ग्रीष्मकालीन में खेत को खाली छोड़कर अपन क्या करते हैं, गहरी जुताई करवा के खेत को छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, अगर कोई कीटों के अंडे वगैरह रह गए, कोई डिजीज रहेगी, वो सारा क्या आ जाएगा, भूमि के बाहर आ जाएगा और सनलाइट से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपन मोस्टली क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं। और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किस भू परीक्षण में आती है, प्राथमिक भू परीक्षण में आती है। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई उदाहरण है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई उदाहरण है किसका है, प्राथमिक भू परीक्षण का, ठीक है। और ऐसी क्रियाएं जो फसल की बुआई से की जाती हो, फसल की बुआई से पूर्व की जाती हो, ऐसी क्रियाएं जो फसल की बुआई से पूर्व की जाती हो निम्न में से है, प्राथमिक भू परीक्षण में आता है, ठीक है। इसी तरह से द्वितीयक भू परीक्षण कब किया जाता है, फसल की बुआई के बाद, फसल की बुआई के बाद। अब फसल की बुआई के बाद कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, निराई गुड़ाई करते हैं ना, मोस्टली आप लोगों ने मक्का में देखा होगा निराई गुड़ाई। अर्थिंग अप करते हैं, अर्थिंग अप। अब अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। इसको यही थोड़ा लिख लेते हैं ताकि अपना डाउट क्लियर हो जाए। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाने की क्रिया। क्या होती है, मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब क्या हो रहा है, मिट्टी चढ़ाना। और ये अर्थिंग अप करते किस किस में है, आलू में करते हैं, गन्ना में करते हैं, मूंगफली में करते हैं, और मोस्टली जो जड़ वाली सब्जियां हैं उनके अंदर अपन मिट्टी चढ़ाना यानी अर्थिंग अप की क्रिया करते हैं। तो यहां देखो, फसल की बुआई के बाद जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सारी क्या है, द्वितीयक भू परीक्षण है। जैसे अपन बात करते हैं निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई कब करते हैं, मोस्टली फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद, फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद। और 20 से 25 दिन बाद अपने पौधे हल्के हल्के बड़े होने लग जाते हैं। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि कुदाली वगैरह लेकर खेतों में हल्की हल्की खुदाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सोइल में वायु संचार बढ़ेगा, यानी मृदा के अंदर वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे पौधों की जड़ें जो होती है आसानी से फैल सके। और उसी टाइम जब आप निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि आप खरपतवार नियंत्रण वहां कर सकते हैं। क्योंकि काफी बार आप लोगों को देखे होगा मक्का वगैरह में क्या होते हैं, छोटे छोटे खरपतवार उग जाते हैं। फिर घर वाले जो अपने होते हैं वो क्या करते हैं, कुदाली लेकर जाते हैं, उसको हल्का खोद के आते हैं, यानी खेत को खोद के आते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर छोटे छोटे वीड होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, आपकी सोइल का जो मृदा का वायु संचार भी बढ़ जाता है, जिससे पौधों की जड़ें जो होती है आसानी से फैल जाती है। और पौधे की जड़ें फैलेगी तो स्वाभाविक से पौधे की वृद्धि अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो ये दो क्रियाएं अपन ने लिखी, एक तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो प्राथमिक भू परीक्षण का उदाहरण है, और इधर निराई गुड़ाई व अर्थिंग अप किसका है, द्वितीयक भू परीक्षण का उदाहरण है। अब अपन देखते हैं प्राथमिक भू परीक्षण के यंत्र कौन से हैं और द्वितीयक भू परीक्षण के यंत्र कौन से हैं, क्योंकि यंत्रों के बारे में भी काफी बार पूछा जाता है। तो अपना जो तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यंत्र। किस पे बात करेंगे, यंत्र पे। तो प्राथमिक भू परीक्षण के कौन कौन से यंत्र है बोलो, जैसे डिस्क हल, ठीक है, जिसे आप प्लग बोल सकते हैं। हैरो तो द्वितीयक में आता है, हैरो किस में आता है, द्वितीयक में। इसी तरह से एमबी प्लग, ठीक है, एमबी प्लग, पावर टीलर, पावर टीलर का प्रयोग किसमें करते हैं, चिकनी व कठोर मृदाओं में, कठोर मृदा में। पावर टीलर का प्रयोग किसमें कर रहे हैं अपन, चिकनी व कठोर मृदाओं को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पावर टीलर का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ एक कौन सा था, चीजेल,
ये क्या करता है, चिजेल क्या करता है, मिट्टी को बिना पलटे अधोभूमि से क्या करता है, काट देता है। मृदा को बिना पलटे, मृदा को बिना पलटे अधोभूमि से, अधोभूमि मृदा को काट देता है, मृदा को काटता है। ठीक है, ये सारे क्या है, प्राथमिक भू परीक्षण के यंत्र हैं। इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, प्राथमिक भू परीक्षण किया जाता है। कौन कौन से, जैसे चिजेल, चिजेल सब सोइलर में काम आता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है चिजेल। काफी बार पूछा जाता है चिजेल के बारे में, क्या पूछा जाता है कि मृदा को बिना पलटे, मृदा को बिना पलटे। एक तो आप कल्टीवेटर को अपने माइंड में लेके आइए। कल्टीवेटर जब आपके खेत में चलेगा, आप जब खेत की जुताई करते हैं तो क्या करते हैं कि अंदर की मिट्टी जो होती है बाहर निकल के आती है, अंदर की मिट्टी बाहर निकल के आती है। लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे ब्लेड नहीं लगी रहती है, इसके नीचे क्या होती है, ब्लेड नहीं लगी रहती, सीधा सा एक लोहे की रोड की तरह होता है। तो वो क्या करता है, मृदा के अंदर घुस तो जाता है, अब ऊपर से मृदा को क्या करता है, बिना पलटे, यानी अंदर की मिट्टी को बाहर नहीं लेके आता, अंदर की मिट्टी को बाहर नहीं लेके आता, लेकिन अंदर की मिट्टी को क्या करता है, तोड़ देता है, अंदर की मिट्टी को तोड़ देता है। इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, मृदा को बिना पलटे अधोभूमि से मृदा को क्या करता है, चीर देता है। ठीक है, इसी तरह से देखो पावर टिलर, नाम से ही पता चल रहा है पावर के लिए यूज करें। और पावर आपने को कहां चाहिए, जिस जहां पर कठोर मृदाएं होगी या चिकनी मृदाएं जो सूख जाती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, कठोर हो जाती है। तो ऐसी मृदाओं में अपन किसका प्रयोग करते हैं, पावर टिलर का प्रयोग करते हैं। एमबी प्लग आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, डिस्क एक प्लग की तरह, जिसे अपन मोर बोल्ड हल की तरह अपन बोलते हैं। ठीक है, डिस्क हल वगैरह छोटी छोटी प्लेट्स लगी रहती है। ये सारे एग्जांपल्स या फिर इमेज अपना को शो करवा दूंगा मैं। सेकेंडरी भू परीक्षण के कौन कौन से यंत्र हैं, सेकेंडरी भू परीक्षण में कौन कौन से यंत्र आते हैं, जैसे डिस्क हैरो सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्क हैरो, और कौन सा, सीड ड्रिल, जो आप लोगों का किस में काम आता है, सीड ड्रिल बुआई में काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा कल्टीवेटर के ऊपर एक पेटी नुमा आकृति पड़ी रहती है, उस पेटी में आप क्या डालते हैं, सीड डालते हैं और नलियों में होकर ऑटोमेटिक वो खेत में चला जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से, लेवलर और कल्टीवेटर, रीच हैरो, और रीच हैरो किस में काम आ रहा है आप लोगों के, मेड़ बंदी में, किस में आ रहा है, मेड़ निर्माण में। भाई मेड़ निर्माण में क्या करता है, ये आप लोगों के खेत में क्यारा डोली बनाता है, क्या बनाता है, क्यारा डोली। कैसे, रिज हैरो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, इस तरह से क्या करेगा, वो मेड़ बनाएगा। इसे आप क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, जिसे आप मेड़ बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मेड़। और ये क्या है, कुंड विधि, क्या है, कुंड। ठीक है, ये एक्चुअल में कुंड होता है। तो रिज और हैरो, हैरो यानी हल। ठीक है, अब ये रिज हैरो क्या करता है, आपके खेत में मेड़ वगैरह बनाने में काम आता है। तो यहाँ अपन ने कंप्लीटली देख लिया सघन भू परीक्षण का, यहाँ तक अपन ने पहले भी पढ़ा था, यहाँ तक अपन ने आज वापस एक बार रिवाइज कर लिया। अब अपन बात करेंगे संरक्षित भू परीक्षण क्या होता है। ठीक है, जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी भू परीक्षण है। सघन भू परीक्षण में आप लोगों को इतनी सी बात याद रखना है कि सघन भू परीक्षण क्या होता है। सघन भू परीक्षण का मतलब होता है खेत में बार बार वे गहरी जुताई करना, ताकि मृदा में 15% से कम पादप अवशेष बचे। दो प्रकार का होता है, प्राथमिक जो फसल की बुआई से पहले करें, जैसे गर्मियों की गहरी जुताई। द्वितीयक जो फसल की बुआई के बाद करें, जैसे अर्थिंग अप और निडाई गुड़ाई। ठीक है, दो तरीके। फिर अपन ने इनके यंत्र देखे। यंत्र के बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो क्या है, संरक्षित भू परीक्षण। इससे पहले आप लोग क्या करो, जिनका भी छूटा हुआ है वो एक बार नोट कर ले, उसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जिसका भी छूटा है यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार नोट कर ले, अपन रिवाइज भी साथ का साथ करते रहे, और एक बार वापस पढ़ ले, समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जिनका भी छूटा हुआ है नोट करते रहे। समझ में आ रहा है? हाँ? अरे यार फोटो भूल गया दिखे मेरे को, ऐसे ही लगा। मैं लेट हो जाता हूँ यार, स्कूल से आता हूँ तब 11:30 तक तो मैं पहुंचता हूँ, इसलिए करवा दूंगा मैं, शाम वाली क्लास में ही दिखा दूंगा मैं आपको फोटो।
कल पक्का, कल अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ फोटो दिखा दूंगा, है ना। लिखा? कल आप लोगों के पहले क्लास से पहले मैं इसके जितने भी हल वगैरह है इनके फोटो ले आऊंगा, ठीक है। एक बार फोटो देखना। करें नेक्स्ट। क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं भू परीक्षण के? देख के नहीं, बिना देखे, अब तो दूसरी बार पढ़ रहा है। भू परीक्षण के उद्देश्य बता। हाँ वही उद्देश्य, क्या किस लिए करते हैं भू परीक्षण? अच्छी क्यारी निर्माण हो जाती है और हाँ कीटों, रोगों तथा खरपतवारों का नियंत्रण, मृदा में वायु संचार क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए बेस्ट, नेक्स्ट करूं। लिखा अपन दोनों ने? नेक्स्ट करें? हो गया, लिख लिया दोनों ने? चलिए, टिलेज के प्रकार, भू परीक्षण के प्रकार दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इंटेंसिव और कंजर्वेटिव, सघन और संरक्षित। सघन और संरक्षित। सघन में क्या करते हैं? बार बार और गहरी जुताई करते हैं, बार बार वे गहरी जुताई करते हैं। संरक्षित में क्या करते हैं? कम से कम जुताई करते हैं। संरक्षित में क्या करेंगे? कम से कम, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या है? फसल को और मृदा को बचाना है। संरक्षित में क्या करते हैं? कम से कम करते हैं। क्यों करते हैं? तो मृदा व फसल को बचाने के लिए अपन इसमें कम से कम करते हैं। भाई मृदा क्षरण होता है, जाहिर सी बात है, अगर आप बार बार सोइल के अंदर क्या करेंगे? टिलेज करेंगे तो मृदा का क्षरण बढ़ेगा, और मृदा क्षरण बढ़ने की वजह से क्या होता है? आप लोगों के सोइल इरोजन जो होता है, सोइल इरोजन यानी भूमि का कटाव ज्यादा होता है। भाई आप पूरे दिन क्या करोगे? मृदा के अंदर बार बार आप लोग टिलेज करते हो, भू परीक्षण की क्रिया करते हो, तो जिससे क्या होती है? मृदा आप लोगों की पूरी ढीली हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है, और हल्की सी हवा चलेगी और मृदा क्या होगी? उड़कर दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहेगी, जिससे आप क्या बोल सकते हैं? मृदा के कणों का एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाना सोइल इरोजन यानी भू परीक्षण होता है। रेगिस्तान वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, एक हवा का झोंका आता है, रेत सारी इधर की उधर। चलिए नेक्स्ट करें। हाँ क्यों? किसके रिगार्डिंग? किसके जलोढ़ मृदा। जलोढ़, जलोढ़ मृदा का मतलब होता है पानी के द्वारा बहाकर लाई हुई मृदा, पानी के द्वारा बहाकर लाई हुई मृदा। और भारत के अंदर मोस्टली जो है एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मृदा ही है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 29। निम्न में से किस मृदा का सतही क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? देखो सतही क्षेत्रफल दिया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपीटा है कि अगर इस तरह से पूछता, भारत में सर्वाधिक किस मृदा का क्षेत्रफल है? भारत में सर्वाधिक किस मृदा का क्षेत्रफल है? तो आप इसमें क्या कर लेते? जलोढ़ करते हैं। क्या करते हैं? जलोढ़ यानी एलुवियल सोइल। ठीक है। अगर पूछता राजस्थान में सर्वाधिक किस मृदा का क्षेत्रफल है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? रेतीली मृदा। यानी आप लोग इसमें कर सकते हैं मरुस्थलीकरण। तो इस क्वेश्चन में आप लोग जलोढ़ मृदा करें। क्या करें? जलोढ़, क्योंकि इसमें ना भारत दिया है ना राजस्थान, सीधा से दिया मृदा का सतही क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक है, भारत का जलोढ़ मृदा होती है। अब ये क्वेश्चन अटपीटा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि राजस्थान भारत, तब अपन करते हैं किसके अकॉर्डिंग करें? विश्व की भी माने, बाई चांस विश्व की भी माने, विश्व का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है।
निम्न में से किस मृदा का सतह क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा? सतही और सतह, चिकनी मृदा जिनके कणों का भार एकदम छोटा होगा, बिल्कुल सही है। क्ले मृदा, तो क्ले तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो क्ले की जरूरत कितनी करो, पर वैसे देखे तो कितना थोड़ा सा सही है। इस समय सॉइल केमिस्ट्री में मृदा इसमें सही होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट करें। भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। हाँ, अगर उस बेसिस पे पूछा हो कि सतही क्षेत्रफल, उस बेसिस पे यानी कौन सी मृदा सतह पर ज्यादा होती है, उसमें आप लोग क्ले मृदा कर सकते हैं या फिर चिकनी मृदा कर सकते हैं, लेकिन क्ले और चिकनी मृदा भी पूरे क्षेत्र में होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट करें, यंत्र लिखे ना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे संरक्षित भूपरीक्षण, कंजर्वेटिव विलेज। कंजर्वेटिव विलेज में कुछ भी करते हैं। नेक्स्ट लिखिए संरक्षित भूपरीक्षण। दूसरा टाइप ऑफ लिखते हैं संरक्षित कंजर्वेटिव। आप क्या बोलते हैं इसे? संरक्षित भूपरीक्षण। भाई संरक्षित भूपरीक्षण का मतलब क्या होता है? मृदा में कम से कम जुताई करना ताकि मृदा में 30% से अधिक पादप अवशेष शेष रहे। पादप अवशेष शेष रहे। भाई आप लोग मृदा में कम जुताई करेंगे तो जितने भी मृदा में पादप अवशेष है वो वहीं के वहीं। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि कम जुताई, कम ताकि मृदा में 30% अवशेष शेष, 30% पादप अवशेष शेष है। इसका मतलब कौन सा है? संरक्षित भूपरीक्षण। सबसे पहले इसका लाभ देखो, इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ क्या होता है? सबसे पहले कि खर्च कम होगा। खर्च क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या है? दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या? मृदा क्षरण। क्या है? मृदा क्षरण। मृदा क्षरण नहीं देते, या फिर आप कह सकते हैं मृदा का कटाव। मृदा का कम होगा, मृदा क्षरण क्या होगा? कम होगा। करी नहीं है तो सॉइल जमी की जमी पड़ी रहेगी। जैसी पड़ी है जमी की जमी पड़ी रहेगी तो जमी पड़ी हुई सॉइल उड़ने की संभावना बढ़ती नहीं है। जब आप इसमें बार बार टिलेज करते हैं, अच्छी खासी हल्की हो जाती है मृदा, तब उड़ने की संभावना बढ़ती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तब ट्रांसफर हो सकती है। मृदा क्षरण कम होने का कारण यही कि मृदा में आप टिलेज नहीं करते तो मृदा क्या होती है? जमी की जमी रहती है। काफी सारे पौधे उसमें रहते हैं तो पौधे क्या करते हैं? अपनी जड़ों में मृदा को बांध देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यानी हानि क्या होती है? हानि आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर खरपतवार नष्ट नहीं होंगे, और खरपतवार नष्ट नहीं होने की वजह से क्या होगा? कीट व रोगों का प्रकोप ज्यादा होगा। ठीक है, कीट व रोगों का प्रकोप ज्यादा होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप फसल के आपका जो खेत है, खेत में से खरपतवार हटे ही नहीं
तो वो क्या करेंगे, अनलिमिटेड कीटों को, रोगों को अपने ऊपर आश्रित देंगे, जिसकी वजह से अपनी मुख्य फसल के ऊपर क्या है, कीटों तथा रोगों का प्रकोप ज्यादा होगा। तो ये मेन चीज होती है कि कंजर्वेटिव टिलेज यानी संरक्षित भू परीक्षण क्या होता है, मृदा के अंदर कम से कम भू परीक्षण करना या मृदा के अंदर कम से कम जुताई करना, जिससे मृदा में 30% से अधिक पादप अवशेप रहे, 30% से अधिक पादप अवशेप रहे। ठीक है, लाभ क्या है, खर्च कम होगा, जाहिर सी बात है, आप मैकेनिकल ट्रैक्टर नहीं बुलाओगे, ठीक है, या फिर आपको यांत्रिक क्रियाएं नहीं करोगे तो आपका खर्च बचेगा। और इसी के साथ साथ क्या होगा, मृदा क्षरण भी कम होगा, मृदा क्षरण यानी भूमि का कटाव भी कम होगा। सेकंड हानि क्या होती है, कीटों तथा रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा, कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। सेकंड अपन देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए लिखिए प्रकार, लिखना है। हाँ सर, कौन बोला? अच्छा, समझ में आ गया। संरक्षित 30% से अधिक पादप अवशेप शेष रहे, 30% से अधिक पादप अवशेप शेष रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा पौधे बचे मृदा में, ज्यादा से ज्यादा पौधे बचे। एक तो क्या था सघन, जिसमें क्या था 15% से भी कम, यानी मृदा में बिल्कुल पादप नहीं बचे। ठीक है, और दूसरा क्या है संरक्षित, जिसमें आप लोगों को पौधों को बचाना है, क्या करना है, पौधों को बचाना है। सघन में आप लोगों ने पौधों को नहीं बचाया, इसलिए वो 15 से नीचे चले गए। यहाँ पर क्या करें, आप पौधों को बचा रहे हैं, तो बचाने का मतलब क्या होता है, संरक्षण होता है। क्या होता है, संरक्षण। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, संरक्षित भू परीक्षण ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी पौधों को बचाना, तो 30% से अधिक पादप अवशेष शेष रखना है इसमें। लिखा, अब हो गया। चलिए अब इसके प्रकार लिखिए। प्रकार, तो ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ठीक है, देखो इसका जो पहला प्रकार है वो क्या है, मिनिमम टिलेज। क्या है, मिनिमम। और मिनिमम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। क्या होता है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम भू परीक्षण। अब न्यूनतम का मतलब क्या होगा, मृदा में कम से कम जुताई करना, मृदा में कम से कम जुताई करना। इसमें कोई लिखने की चीज है, मृदा न्यूनतम वैसे ही पता चल रहा है, मिनिमम न्यूनतम, मृदा में कम से कम जुताई करना, ठीक है। सेम क्या होगा, कंजर्वेटिव की तरह ही होगा, सेम कंजर्वेटिव। अब इसमें भी 30% से अधिक पादप अवशेष बचेंगे। लाभ क्या होगा, सोइल इरोजन कम होगा, ठीक है, और आपकी खेती की कॉस्ट कम आएगी। हानि क्या होगी, तो कीटों तथा रोगों का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा। आप भू परीक्षण बिल्कुल भी नहीं करते इसमें, मतलब बहुत कम करते हैं, करते तो है लेकिन बहुत कम करते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार आता है जीरो टिलेज। क्या आता है, जीरो टिलेज। और जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, शून्य भू परीक्षण। क्या होता है, शून्य भू परीक्षण। भाई शून्य भू परीक्षण में क्या किया जाता है, प्राथमिक भू परीक्षण को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है। प्राथमिक भू परीक्षण बिल्कुल भी नहीं किया जाता। वैसे शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो। शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, यानी भू परीक्षण बिल्कुल भी नहीं करना, भू परीक्षण बिल्कुल भी नहीं करना। तब ऐसी कंडीशन में खरपतवार जो उगेंगे उनको किससे नष्ट करेंगे, इसमें एक हर्बिसाइड का नाम लिखना। देखो सबसे पहले देखो, जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था, जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था, शब्द जीबी ट्रिपलेट। जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था, जीबी ट्रिपलेट। और इसमें क्या किया जाता है, प्राथमिक भू परीक्षण को बिल्कुल नहीं किया जाता। प्राथमिक भू परीक्षण बिल्कुल नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं किया जाता।
बिल्कुल नहीं किया जाता। और ऐसी कंडीशन में जीरो टिलेज में अपन किस तरह से खरपतवारों को नष्ट करेंगे उसके बारे में लिखो। खरपतवार नष्ट करने के लिए, या फिर आप हेडिंग क्या डालोगे, जीरो टिलेज हर्बिसाइड। क्या डालोगे, जीरो टिलेज, जीरो टिलेज हर्बिसाइड। जीरो टिलेज हर्बिसाइड क्या होते हैं, यानी शून्य भू परीक्षण शाकनाशी। शाकनाशियों के द्वारा क्या करते हैं, खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। तो अब यहां पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जीरो टिलेज हर्बिसाइड डालेंगे। कौन कौन से, पैराक्वाट, पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। हाँ, और ये सारे क्या था, सारे खरपतवारों को नष्ट करने वाले हैं। अपने ये देखा कि ये तीनों ही हर्बिसाइड कैसे, जिनके भी संपर्क में आएंगे सबको ले डूबेंगे। ठीक है, जिनके भी संपर्क में आएंगे सबको ले डूबेंगे, यानी सबको नष्ट कर देते हैं। सबको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अपन जीरो टिलेज में जब आप लोगों को बिल्कुल भी भू परीक्षण आप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भू परीक्षण नहीं करे, तो आप लोग खरपतवार ज्यादा उगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में खरपतवार किसके द्वारा नष्ट करोगे, जीरो टिलेज हर्बिसाइड यानी पैराक्वाट, डाइक्वाट और खरपतवार डालकर लिखोगे। अब लिखना नोट डालकर, लास्ट लाइन है इसकी नोट। हाँ, लिखना नोट डालकर, लिख लो एक बार पीछे, फिर अपन इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट नोट डालकर लिखते हैं। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लो, अभी नोट डालकर लिखते हैं। लिखा, करें, चलिए लिखिए। मृदा में जुताई के लिए, मृदा में जुताई हेतु नमी। भाई कितनी नमी होनी चाहिए जब आप मृदा में क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से जुताई कर सके। तो कितनी नमी होनी चाहिए, 60 से 70%। कितनी होनी चाहिए, 60 से 70%। जब आप लोगों की सोइल के अंदर 60 से 70% नमी है, तो आप मृदा में जुताई आराम से कर सकते हैं। मृदा में जुताई कब आराम से कर सकते हैं, जब मृदा के अंदर 60 से 70% नमी होती है। अब देखो, जुताई भी अलग अलग तरह की होती है कि नहीं होती। एक तो होती है हल्की जुताई। कौन सी होती है, हल्की जुताई। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। एक होता है मध्यम जुताई, मध्यम गहरी जुताई, यानी हल्की जुताई से थोड़ी सी नीचे। और एक होता है गहरी जुताई, गहरी जुताई। हाँ, अब देखो 3 तरह की जुताई होती है। यानी हल्की जुताई अपन कितने पे करते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर पे। कितने पे करते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर। यदि आपके कल्टीवेटर का जो पाइप, जो अपन उसपे हल है, वो हल मृदा में 5 से 6 सेंटीमीटर जा रहा है, या फिर आप यूं माने कि 5 से 6 सेंटीमीटर की मिट्टी बाहर लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो हल्की जुताई। कौन सी है, हल्की जुताई। हल्की जुताई अपन कितने पे करते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर पे करते हैं। मध्यम गहरी जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर पे करते हैं। कितने पे करते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर पे करते हैं। और गहरी जुताई करते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर पे। कितने पे करते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर। यानी जब आप 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे पर आप जुताई करते हैं, तो उसे आप गहरी जुताई के अंदर काउंट करते हैं। तो ये 3 तरह की जुताइयां होती है। हल्की जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर पे की जाती है, मध्यम गहरी जुताई 15 से 20 पर, और गहरी जुताई 25 से 30 पर। ये क्वेश्चन AA में पूछा हुआ, मध्यम गहरी जुताई कितने पे करते हैं, मध्यम गहरी जुताई कितने पे करते हैं। और अपने माइंड में लोगों ने मोस्टली जो लगाया लड़कों ने, वो क्या हल्की जुताई 5 से 6 पे करते होंगे। तो 5 से 6, 10 से 15 और 15 से 20, इस तरह का एक आंकड़ा फिक्स किया होगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता, ध्यान रखना। 5 से 6, 15 से 20 और 25 से 30,
ये क्या है, एक जुताई का क्रम है। जुताई कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जुताई, मृदा में जुताई करने के लिए नमी कितनी होनी चाहिए मृदा के अंदर, 60 से 70%। 3 प्रकार की जुताई होती है, कौन कौन सी, हल्की जुताई 5 से 6, मध्यम गहरी 15 से, मध्यम गहरी का मतलब हल्की से थोड़ी गहरी, ठीक है, और गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर। और ये आप लोगों का टिलेज क्या होता है, बिल्कुल खत्म। द एंड नहीं लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ थैंक यू लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का टिलेज क्या होता है, खत्म। बाकी का नेक्स्ट अपन करेंगे कल। थैंक यू सो मच।